नमस्कार। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कि हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों को स्थान क्यों दिया गया या इनकी आवश्यकता हिंदी में क्यों पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारे शब्दों को मिलाया जाता है, अर्थात शब्दों के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। भाषा क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की कि भाषा क्या है, क्योंकि भाषा के बिना हम स्वर और व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर सकते। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और उस भाषा का निर्माण हमारे भावों से, हमारे शब्दों से, हमारी ध्वनियों से मिलकर होता है। अगर भाषा नहीं होती तो इन सब का प्रयोग भी व्याकरण में शायद नहीं होता। इसीलिए हमने जो शुरुआत की है वो भाषा से की है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब किन रूपों में हम भावों को व्यक्त करते हैं, जिसमें हमारा है मौखिक और लिखित, अर्थात मुख के द्वारा जो भाव हम अपने दूसरों तक पहुंचाते हैं वो कहलाती है आपकी मौखिक भाषा। और लिखित भाषा अर्थात लिखकर जो विचार हम दूसरे तक प्रमाण सहित पहुंचाते हैं वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। और इन दोनों को जब हम उच्चारित करते हैं तो वहां पर हमें व्याकरण अर्थात स्वर और व्यंजनों की आवश्यकता। अब हम बात करेंगे कि स्वर क्या है। स्वर भाषा की वह छोटी ध्वनि अर्थात इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वह वर्ण जो किसी की सहायता से उच्चारित नहीं होता। अर्थात स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी दूसरी चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, इसीलिए इनको वर्ण अर्थात ध्वनि कहा है, अर्थात जिसके टुकड़े ना किए जाए। स्वर कितने हैं, अगर स्वरों की बात की जाए तो हमारी हिंदी में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि स्वर कितने हैं। आ, ई, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन सबको मिलाकर हमारे 11 स्वर होते हैं। लेकिन कई बार वर्णमाला में जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो बच्चों का जो उत्तर आता है वो 11 ना आकर 13 आता है। 13 अर्थात अं और आहा, इनको भी वो स्वरों में शामिल कर लेते हैं, जबकि ये स्वरों में शामिल ना होकर इनका अलग उच्चारण स्थान है। ये आयोग वहां कहलाते हैं, अर्थात ये अनुस्वार और ये विसर्ग। अनुस्वार और ये विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, अर्थात जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो उच्चारण होता है उसमें वायु जो है वो नाक से निकलती है, अर्थात इसमें मुख की सहायता से वायु ना निकलकर नाक की सहायता से बाहर निकलती है। और विसर्ग हमारे संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते हैं। लेकिन जब हम स्वरों की संख्या पूछते हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों का जो आंसर होता है वो होता है कि स्वरों की संख्या 13 है, जबकि 13 न होकर हमारी हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो 11 कहलाते हैं। अब बात आती है कि इनका उच्चारण कैसे किया जाए। अनुस्वार और विसर्ग को भी कई बार बच्चे जो हैं स्वर में शामिल कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया के कारण जो है जब हम स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं
तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करने में हमारी जो वायु निकलती है वो नासिका से निकलती है, और ये जो है संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनका प्रयोग जो है कई बार बच्चे हमारे स्वर में ही कर लेते हैं, जबकि हमारे स्वर जो है 11 है, और इन्हीं के आधार पर अगर बात की जाए मात्राओं की, तो जितने हमारे स्वर हैं अ को छोड़कर उतनी ही हमारी मात्राएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कई बार प्रश्न आता है कि क्या नाम मात्राएं, हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो बच्चों को ज्ञान नहीं होता और वो गलतियां कर जाते हैं। लेकिन जितने हमारे स्वर हैं अ को छोड़कर, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है और अन्य जो है मात्राओं की सहायता से, तो इसलिए मात्राओं की संख्या भी 10 ही है। 11 हमारे स्वर होते हैं, मात्राएं हमारी 10 है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की, ए की, आई की, ओ की, औ की, तो 10 मात्राएं होती हैं, और इन्हीं सबको मिलाकर हमारा जो है एक समूह बनता है। इसीलिए उसको वर्णमाला कहा गया है, अर्थात वर्णों का सुरक्षित समूह जो है वर्णमाला कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है, अपना एक वर्ग अलग होता है। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो उसका अपना एक अलग है, हिंदी में अलग है, और अन्य भाषाओं में वर्णमाला का अलग वर्ग है। 10 हमारी मात्राएं हैं हिंदी भाषा में। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यहाँ पर हमारी ना इसकी मात्रा है और ना इसकी मात्रा है, क्योंकि ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं, ये हमारे स्वर में शामिल नहीं होते। आ की मात्रा जैसे 12 खड़ी में होता है का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। इन मात्राओं का प्रयोग करके इस तरह से हमारे शब्दों का निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि स्वरों के बिना हमारे शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता। जब शब्द बनते हैं फिर वाक्य बनता है, वाक्य से पद रचा जाता है, अर्थात हर चीज का जो है एक समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जब इनका उच्चारण होता है तो ये स्वतंत्र रूप से अपने आप मुख विवर से बाहर निकलते हैं। मात्राएं इनके साथ प्रयोग की जाती हैं, यहीं से हमारी मात्राओं का उच्चारण शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे हमारे स्वरों को बोलने के लिए अपनी वायु विवर का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही हमारी मात्राओं का भी प्रयोग उसी आधार पर किया जाता है। कहाँ पर हमें अल्प लेना है, कहाँ पर हमें दीर्घ लेना है, उसी के अनुसार हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि स्वरों के भेद। स्वर के भेद कितने हैं? तो स्वर के 2 भेद हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। इनके उच्चारण से ही हमें पता चल रहा है कि कहां पर हमारा ह्रस्व है, कहां पर दीर्घ है। जब हम ह्रस्व का प्रयोग करते हैं, ह्रस्व का प्रयोग करने में अर्थात ह्रस्व वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में वायु कम बाहर आती है, अर्थात स्वतंत्र होकर, और बहुत कम समय लगता है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है।
जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय, जैसे अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री। इसमें जब उच्चारण होता है तो इसमें बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ, दीर्घ बोलते हैं बड़ा या दुगना, कि जब हम इन का उच्चारण करते हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो इसमें हमारा जो समय है वो दुगना लगता है, 2 मात्रा। दीर्घ अर्थात जिसमें 2 मात्रा उच्चारण करने में दुगना समय लगे, जिनका जब हम उच्चारण करते हैं जिन वर्णों में दुगना समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ। जैसे आ, ई, उ, ए, औ। यहां से यहां पर पहुंचने में दुगना अर्थात 2 मात्राओं का अंतर आ गया। यहां पर जब हमने उच्चारण किया तो अ, और जब हम दीर्घ पर पहुंचे तो वहां आया आ, यानी एक मात्रा से एक मात्रा और जुड़ गई, दुगना समय स्वतः ही हो गया। ये स्वर के 2 भेद हैं। इसके अलग एक भेद और है जिसको हम कहते हैं प्लुत्व। प्लुत्व जिसके उच्चारण में वह दीर्घ से 3 गुना समय लगे। जब हम प्लुत्व का उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 गुना समय लगता है। हमारा नाभि से शुरुआत होकर और हमारे कंठ तक ध्वनि निकलती है, तब हमारा 3 गुना समय लेते हुए ओम का उच्चारण होता है, जो हमारा प्लुत्व में आता है। स्वर के भेद के आधार पर एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ अर्थात जिसमें दुगुना समय लगे, और तीसरा है आपका प्लुत्व। 3 गुना समय लेने वाला वर्ण प्लुत्व कहलाता है और इसका उदाहरण है ओम। आज हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर इसी विषय पर आगे चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।